हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का। पहला चैप्टर है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। ये मेनली उन लोगों के लिए है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन मैथ भी होता है। तो उनके लिए है ये। जैसे वनडे एग्ज़ाम के भी लिए है, अगर जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शुरू करते हैं। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह वस्तु होता है जिसमें एक प्रकार का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, उन्हें हम द्रव्य करते हैं। कोई भी वस्तु हो, चाहे जो हो, किताब, पेंसिल, मेज, तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। तो कहने का मतलब है ऐसे वस्तु जिसमें द्रव्यमान भी हो और आयतन भी हो और साथ में साथ वो स्थान कुछ ना कुछ घेरता हो, तो उसको हम द्रव्य की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हुआ कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य और चौथा होता है गैस। तीसरा होता है गैस। तो ठोस की बात करते हैं हम। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है। ये सभी को पता है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें विद्यमान जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए वो ठोस होते हैं। इसीलिए ठोस का आकार और आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि जो उनके अणु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं आ जा सकते हैं और उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है जो एक दूसरे अणुओं को बांधे रखता है। इस वजह से वस्तु जो होती है ठोस होती है। तो ये ठोस हो गया। अब हम द्रव की बात करते हैं। तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम जल ले लें तो जल को अगर हम ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का आयतन ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आकार ग्लास जैसा हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम दूसरे बर्तन में रख देंगे तो उस बर्तन का आकार वो ग्रहण कर लेगा और आयतन उसका वही रहेगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार उसका बदलता रहता है। जिस बर्तन में आप रखते जाएंगे उस बर्तन में वो उसका आकार ग्रहण करता जाएगा। और द्रव का जो अंतर आणविक स्थान होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब द्रव के अंदर जो अणु होते हैं वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस क्या होता है? गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। अगर हम गैस को ऐसे खुले जगह में छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर भागने लगता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए न उसका आकार ही निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, और उनके अंदर जो अंतर आणविक बल होते हैं बहुत कम लगता है, इसलिए वो फैलते रहते हैं। अब जैसे इत्र की बोतल है, अगर हम इत्र की बोतल थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं तो वो कमरे में खोल दें इत्र की बोतल, वो पूरे कमरे में भर जाता है। तो ये गैस हो गया। अब हम देखते हैं द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसा, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे पहला है गलन, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। अगर हम गलन की बात करते हैं, मेल्टिंग की बात करते हैं। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? पिघलना। कोई ठोस वस्तु है वो द्रव अवस्था में उसका चेंज हो जाना। तो ये गलन जो होता है, जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, कोई ठोस वस्तु जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उस वस्तु का गलनांक कहलाता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मान लो कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करते हैं
तो जिस ताप पर बर्फ़ जो है वो गल के द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, तो वह ताप उस जल का क्या कहलाएगा? गलना। उस बर्फ़ का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक। वाष्पीकरण क्या होता है? वेपराइजेशन होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। मतलब कोई द्रव पदार्थ है, वो जिस ताप पर उबलने लगे तो वह ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। उसी को बोलते हैं वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे ही द्रव का वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक। अब हम आते हैं संघनन पे। संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप समझ सकते हैं, कोई गैसीय अवस्था में पदार्थ है, उस गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने पे, परिवर्तित होने पे, वो जिस ताप पर परिवर्तित हो जाता है वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, तो वो उसका संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। संघनन क्या होता है? वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। वायु में जो उपस्थित जलवाष्प होते हैं, अगर वो जल में परिवर्तित होते हैं तो वो किस क्रिया द्वारा होते हैं? वो संघनन की क्रिया द्वारा होता है। ठीक। अब हम आते हैं हिमीकरण अथवा जमना। हिमीकरण या जमना, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? हिमीकरण। यह गलन की विपरीत क्रिया, क्योंकि गलन में क्या होता है? ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होता है, लेकिन हिमीकरण में क्या होता है? द्रव से ठोस अवस्था में होता है। इसलिए इसको जमना या हिमीकरण बोला गया है। जैसे द्रव है, द्रव को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो क्या होता है? वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है। तो ये हिमीकरण की प्रक्रिया हो गई, ये गलन का उल्टा होता है। अब आते हैं हम ऊर्ध्वपातन में। ऊर्ध्वपातन में सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग सुने भी होंगे कि कपूर जो होता है वो सीधे ठोस से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है जब हम उसको जलाते हैं, तो वही ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हुई। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा ठोस पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अथवा शुष्क बर्फ हो, और कपूर हो गया, तो ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ का गैस में बदलना, कपूर का सीधे गैस में बदलना जब हम उसको जलाते हैं कपूर को, तो ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा चेंज होता है। अगला देखते हैं निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। कोई पदार्थ है जो गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो निक्षेपण कहलाता है। ये ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई ठोस वस्तु होती है, वो द्रव में चेंज हुए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाती है, गैसीय अवस्था में। और निक्षेपण में क्या होता है? डिपोजिशन में गैसीय अवस्था से द्रव में परिवर्तन हुए बिना ही वो सीधे ठोस में चेंज हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। शीत ऋतु में जब जलवाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना क्या होता है? ये निक्षेपण की एक प्रक्रिया है। शीत ऋतु में हम देखते हैं कि जलवाष्प इकट्ठा देखने को मिलता है, जलवाष्प, और सीधे वो बर्फ में भी परिवर्तित हो जाता है, तो ये एक निक्षेपण का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं, 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 अब हम बात करते हैं,
कलिल या कोलाइड। कलिल या कोलाइड। द्रव की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? एक होता है कोलाइड प्रक्रिया, एक होता है निलंबन। कोलाइड या कलिल। कोलाइड क्या होता है? एक मिनट। कलिल या कोलाइड विभिन्न पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे में सर्वत्र बिखरे रहते हैं परंतु पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, कलिल अथवा कोलाइड कहलाते हैं। अब कोलाइड जैसे झाग हुआ, झाग में आप देखते हैं झाग के अलावा उसमें साबुन के कुछ कण भी होते हैं, केवल झाग ही नहीं होता है। अब पायस, पायस मतलब अगर हम दूध की बात करें तो दूध में कुछ छोटे मोटे कण भी होते हैं और वो एक दूसरे में बिखरे हुए होते हैं, मतलब पूर्णतः वो मिश्रित नहीं होते हैं। ऐसे ही एरोसॉल होता है, एरोसॉल में ही धूल के कण, धुएं के कण भी उसमें विद्यमान होते हैं, वो एक दूसरे में बिखरे रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ में तो दिखाई भी देते हैं लेकिन वो पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। ये एक प्रकार का कोलाइड होता है। अब हम निलंबन की बात करते हैं। निलंबन मतलब सस्पेंशन। ये आप निलंबन सस्पेंशन जानते होंगे, जैसे बालू और जल का मिश्रण होता है तो बालू जल में कभी मिश्रित नहीं होता है, वो एक दूसरे से अलग भी उन्हें किया जा सकता है। तो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें बड़े आकार का ठोस कण विद्यमान होते हैं और वे द्रव में घुलते नहीं हैं बल्कि मिश्रित पात्र के तलछटे में एकत्र हो जाते हैं। ये इनका भार भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बर्तन का जो तलछटी होता है वहीं पे वो एकत्र हो जाते हैं। जैसे बालू जल का मिश्रण, कंकड़ जल का मिश्रण। ओके, अगला मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा अनिश्चित अनुपात होता है, मतलब अनुपात निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अपक्रिया ना हो। मतलब जो दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं वो अनिश्चित अनुपात में होते हैं और उनमें कोई रासायनिक अपक्रिया भी नहीं होती है, जिसमें कोई रासायनिक अपक्रिया ना हो तथा सम्मिलित पदार्थ की मूल पृथक्करण की कई सारी विधियां हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हैं। पहला है निस्यंदन, वर्णलेखन, क्रिस्टलीकरण, आसवन। निस्यंदन क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। आप देखे होंगे फिल्टर पेपर से कोई विलयन को छान के उसमें से जो अशुद्धियाँ होती है उसको अलग किया जाता है। तो कोई द्रव मिश्रण ऐसा हो जिसमें बहुत सारे ठोस पदार्थ, अशुद्ध ठोस पदार्थ जो उसमें घुलनशील ना हो, उसको पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे गंदा जल है, उसके शुद्धिकरण के लिए हम फिल्टर पेपर का उपयोग करके फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये हो गया निस्यंदन। वर्णलेखन। तो वर्णलेखन क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी। वर्णलेखन, क्रोमैटोग्राफी। इस विधि का प्रयोग विभिन्न अवशोषण क्षमता वाले तथा एक विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा विलयन होता है जिसमें जो विलेय होता है पदार्थ वो घुलनशील होता है और उस घुलनशील पदार्थ को पृथक करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे डाई में वर्णकों का पृथक्करण। डाई में जो पिगमेंट होते हैं जिसको कलर प्रदान किया जाता है डाई में, तो उस कलर पिगमेंट को पृथक्करण करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, वर्णलेखन, क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करते हैं। अगला क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टल शब्द से ही आप समझ जाते हैं, क्रिस्टल मतलब होता है एक ठोस क्रिस्टल का रूप।
अगर हम समुद्र की बात करें, समुद्र से जल से जब हम नमक प्राप्त करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम नमक प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ के रूप में मिलता है। तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। समुद्र के जल से नमक को ठोस के रूप में, शुद्ध ठोस के रूप में अलग किया जाता है। तो ये अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगला है आसवन। आसवन डिस्टिलेशन। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है। मतलब ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक द्रव मिले हों और उन द्रव का जो क्वथनांक है उनके बीच अंतर बहुत अधिक हो, तो हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण है। मान लो एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और जल का 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम एसीटोन को आसानी से जल से अलग कर सकते हैं आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि में एक उपकरण होता है, उस उपकरण के द्वारा एसीटोन को जल से अलग कर सकते हैं। जैसे ही 40 डिग्री पहुंचेगा, एसीटोन का भाप बनना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे अलग होता चला जाएगा और जल उस पात्र में बचा रह जाएगा। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। सब लोग जानते हैं कि कोई वस्तु ठोस अवस्था में उसको द्रव अवस्था में चेंज करते हैं तो वह ताप क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। पहले का ये हो गया। पायस एक कोलाइड होता है। किसका होता है? गैस में द्रव का, ठोस में गैस का, गैस में गैस का, द्रव में द्रव का। द्रव में द्रव का ही होता है। पायस एमल्शन जिसको बोलते हैं, कोलाइड। मैं बताया था ना, जैसे दूध हो गया, दूध में दूध भी रहता है, फिर उसमें कुछ पानी भी रहते हैं, कुछ और भी कण रहते हैं। तो द्रव में द्रव का किसी तापमान पर संतृप्त विलयन घुलनशील है। रंगहीन गहरे रंग का, द्रव से भाप निकलती है, इसमें निलंबित ठोस कण उपस्थित रहते हैं। ये डी वाला ऑप्शन है, इसमें निलंबित ठोस कण उपस्थित रहते हैं। चौथा, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है। आयोडीन के क्रिस्टल है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा ना। जैसे कपूर होता है, उसको गर्म करते हैं, वो सीधे गैस के रूप में चेंज होता है, बिना द्रव में चेंज हुए। तो ऐसे आयोडीन के क्रिस्टल भी होते हैं, उसको गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं चेंज होगा, सीधे वो गैस में चेंज होकर हो जाएगी। पांचवा है, वायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण होता है, तो इसलिए इसको मिश्रण कहा जाएगा, दूसरा ऑप्शन। छठा, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। वायु है, एलपीजी है, गैसोलीन ये भी है, आसुत जल हो वो मिश्रण नहीं है, आसुत जल, तो छठे का डी हो जाएगा। सातवां है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया अस्कंदीकरण कहलाती है। यही पीछे पढ़े थे ना, शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको अस्कंदन बोलते हैं, अस्कंदीकरण। आठवां, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है। वायु नहीं,
क्योंकि वायु में हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन सा गैस इसमें उपस्थित है। पीतल, जल में चीनी, ये भी समांगी मिश्रण है। कोबाल्ट, ये भी समांगी है, लेकिन पीतल जो है वो विषमांगी मिश्रण है। पीतल में 2-3 धातु जो होते हैं वो मिलके बने हुए होते हैं पीतल, इसलिए विषमांगी मिश्रण रहता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? पायस, फोम, विलंबन, जेल। दूध पायस होता है, यही पीछे पढ़े थे ना। निलंबन कणों का आकार है, ये क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब पीछे नहीं इसमें पढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी जानिए निलंबन कणों का आकार, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है वनडे एग्ज़ामों में। इसका बी ऑप्शन है। 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। निलंबन कणों का जो आकार होता है वह 10⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। 11वां, किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ये तो जानते ही हैं, ऊर्ध्वपातन, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक है? ऑक्सीजन नहीं, पारा नहीं, वायु नहीं, ये मिश्रण है, यौगिक नहीं है। अमोनिया, अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों का को मिला के ये यौगिक बना हुआ है, इसलिए रासायनिक यौगिक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, पारा में Hg ही केवल है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है, यौगिक नहीं है। 13, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी विधि की खोज की, ये भी नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन जानिए। इसका ऑप्शन ए है, मिखाइल स्वेट। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी विधि की खोज की थी मिखाइल स्वेट ने। 14वां, कोलॉयड विलय का उदाहरण है? जेल, सॉल, झाग। बताइए। सी ऑप्शन। 14 का डी, जेल, सॉल, झाग तीनों एक कोलॉयड विलय हैं। 15, पाश्चुरीकरण संबंधित है। वैसे इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप पाश्चुरीकरण के बारे में जानते होंगे। ये दूध को गर्म करने की एक प्रक्रिया है, जिससे ये इसमें उपस्थित जो कीटाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण संबंधित है ये। तो ये जो है दूध के निर्जमीकरण से है। सी ऑप्शन है 15 का। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ए ऑप्शन। अशुद्धि, अगर द्रव में हम अशुद्धि मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर मान लो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो अगर हम उसमें अशुद्धियाँ मिला देंगे तो वो 100 से ऊपर के ताप पर उबलेगा। 17, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर परासरण की क्रिया संपन्न नहीं होती है कहलाते हैं? यह है समपरासरी विलयन। सी ऑप्शन। थैंक यू गाइस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।